गायन एपिसोड 68। फॉरेंसिक टीम को पूरी जांच पड़ताल के बाद भी कुछ नहीं मिला। उधर सरपंच ने जैसे ही टीआई दशरथ को पुलिस चौकी आने को कहा, उसके होश उड़ गए थे। दशरथ ने अभिमन्यु को भी चौकी आने को कहा। मिनिस्टर की चिट्ठी ले सरपंच चौकी आया। जब चिट्ठी दशरथ और अभिमन्यु ने पढ़ी तो उनके पैरों तले की जमीन फट गई। अभिमन्यु को चिट्ठी पढ़कर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चिट्ठी में लिखा था, आपको सूचित किया जाता है कि आप टीआई दशरथ और आपका सहकर्मी इंस्पेक्टर अभिमन्यु को तत्काल अपने पद से बर्खास्त किया जाता है। चिट्ठी के नीचे डीएसपी साहब के हस्ताक्षर थे और मिनिस्टर के दफ्तर की मोहर लगी थी। अभिमन्यु की नसों में खून जम गया। सरपंच ने टीआई दशरथ और अभिमन्यु के चेहरे देखे और गरजते हुए कहा, निकम्मे पुलिस ऑफिसर्स काम के योग्य ना हो तो उनके साथ यही होता है। अभिमन्यु को सरपंच की बात बहुत चुभ गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो सरपंच का सिर गोली से उड़ा दे, पर अभिमन्यु हाथ मलते रह गया। सरपंच को अभिमन्यु के तेवर जरा भी पसंद नहीं आ रहे थे। उसने गुस्से से कहा, बर्खास्त हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई। क्या कहा था मैंने? आप दोनों की मौजूदगी में अगर एक और खून हुआ तो अंजाम बुरा होगा। और कल रात तो 3 खून हुए। क्या उखाड़ लिया आप दोनों ने? तभी बलराम गुस्से से बोल पड़ा, सरपंच जी, आप इन निकम्मे लोगों से उम्मीद भी क्या करते हो? इनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है कोई जिए या मरे। अभिमन्यु आग बबूला हो गया था। दशरथ ने उसके चेहरे पर गुस्सा देखा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु से रहा नहीं गया और वो चिल्लाकर बोला, सर मत रोकिए मुझे, आज बोलने दीजिए, बहुत झेल लिए हमने इनके नाटक। अभिमन्यु बलराम और सरपंच के पास आया और गुस्से से बोला, यहाँ आप जैसे निकम्मे गांव वाले हो तो उसका असर तो हम पर पड़ेगा ही ना। जब हम कुछ भी जांच करते हैं तो आप सबके मुंह सिल जाते हैं। कुछ पूछो तो जवाब में खामोशी के अलावा मिलता ही क्या है? सरपंच ने चिल्लाकर कहा, बस इंस्पेक्टर, बहुत बोल लिए तुम। हम पर इल्जाम लगाना ही निकम्मे इंस्पेक्टर की निशानी होती है, जो तुम हो। आप लोगों ने जांच के नाम पर सिर्फ जक मारा है और कुछ भी नहीं किया। बलराम गुस्से से बोला, अब करने का टाइम गया, अब जो करना है हम करेंगे। बहुत झेल लिया आप सबको। अभिमन्यु उन सब पंचायत वालों को गुस्से से घूर रहा था। दशरथ कुछ कहने की स्थिति में थे ही नहीं। अभिमन्यु ने टीआई दशरथ की ओर देखा। उनकी हालत बिगड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनको अभी के अभी कुछ हो जाएगा। अभिमन्यु ने खुद को काबू करते हुए कहा, बहुत सुन ली आप लोगों की बकवास। जिन लोगों के दिमाग भूसे से भरे हो उन जाहिल लोगों से बात करनी ही बेकार है। अच्छा किया आप लोगों ने हमें बर्खास्त करवाया, मुक्ति मिली है हमको आप लोगों से और इस मनहूस गांव से। अभिमन्यु ने दशरथ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलिए सर, मैं आपको घर छोड़ दूं, अब आपको थोड़ा आराम की जरूरत है। बलराम को अभिमन्यु की जली कटी सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो आगे बढ़ा, लेकिन सरपंच ने उसे रोक लिया। बलराम चुप हो गया। सरपंच अभिमन्यु और दशरथ को तीखी नजरों से देख रहा था। अभिमन्यु और दशरथ पुलिस चौकी से बाहर आए और गाड़ी में बैठे। गाड़ी तेजी से निकल गई। बीच रास्ते दशरथ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और पसीना भी बहुत आ रहा था। अभिमन्यु ने फौरन गाड़ी के शीशे खोले और दशरथ से कहा, आप गहरी सांसें लीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। दशरथ को बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अभिमन्यु से कहा, कुछ ठीक नहीं होगा, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था पंचायत वालों से, अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। अभिमन्यु ने कहा, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं सर, बर्खास्त तो कर ही दिया है, अब क्या जान लेंगे हमारी? दशरथ कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी।
पुलिस चौकी में सरपंच ने बलराम से कहा, बहुत हेकड़ी है उस इंस्पेक्टर में, अभी उसकी सारी अकड़ निकालते हैं, बुलाओ उन सबको। बलराम समझ गया सरपंच किन के बारे में कह रहा था और उसे क्या करना था। शाम के 4 बज गए थे। स्कूल में प्रीति अभिमन्यु का इंतजार कर रही थी। जब 5-7 मिनट बीत गए तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो बड़बड़ा कर बोली, मेरी अकल भी घास चरने गई थी, किसकी बातों पर भरोसा कर लिया मैंने। प्रीति गुस्से से अपना सामान समेटने लगी। आयुषी वही थी और उसने देखा कि प्रीति जाने की तैयारी कर रही है और वो काफी गुस्से में थी। आयुषी ने वॉशरूम जाने का बहाना किया और प्रीति से कहा कि वो थोड़ी देर रुके। प्रीति इस बात पर और चिढ़ गई। आयुषी ने दूर जाकर दीनदयाल को फोन लगाया और जल्दी से पूछा कि अभिमन्यु कहाँ रह गया था। उसे 4 बजे स्कूल पहुँचना था प्रीति से मिलने। दीनदयाल घर पर था जब आयुषी का फोन आया। वो सारे बही खाते देख रहा था। जब आयुषी ने फोन पर बताया कि अभिमन्यु स्कूल नहीं पहुंचा, तो दीनदयाल ने आयुषी को बताया कि अभिमन्यु शायद आते ही होंगे क्योंकि वो घर नहीं पहुंचे थे। आयुषी का फोन काटते ही दीनदयाल ने अभिमन्यु को तुरंत फोन लगाया। अभिमन्यु का फोन साइलेंट पर था। वो दशरथ के घर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर ली। अभिमन्यु ने पूछा, क्या हुआ, गाड़ी धीरे क्यों चला रहे हो? ड्राइवर ने घबरा कर कहा, सामने देखिए सर जी। अभिमन्यु ने सामने देखा। एक गांव वालों का झुंड उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। जैसे जैसे झुंड आगे बढ़ रहा था, अभिमन्यु को उनके गुस्साए चेहरे नजर आने लगे थे। भीड़ किसी सैलाब की तरह उनके सामने आ रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और गांव वालों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। उन सब के हाथों में लाठी डंडे और न जाने कौन कौन से हथियार थे। दशरथ की हालत और खराब हो गई। अभिमन्यु भी गांव वालों की भीड़ को देखकर दंग रह गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि गांव वालों ने उनको ऐसे चारों तरफ से क्यों घेर लिया। आखिर क्या करना चाहते थे गांव वाले और क्या होने वाला है अभिमन्यु और टीआई दशरथ के साथ? क्या अभिमन्यु प्रीति से मिलने जा पाएगा? जानेंगे कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड में।